हेलो स्टूडेंट्स, ये है मेधा गुरु और मैं हूं आपका एसएसटी टीचर अंकित। और आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ड्रेनेज के बारे में। इससे पहले मैंने आपको फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में बताया था, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स के बारे में। और आज पढ़ेंगे ड्रेनेज के बारे में। तो क्या होती है ड्रेनेज? ऐसा रीजन, ऐसा एरिया जहां पर से नदी बह जाए, उसी को उसका ड्रेनेज कहते हैं, उसी को उसका ड्रेनेज बेसिन भी कहते हैं। तो अगर सिंगल रिवर सिस्टम होगी तो ड्रेनेज बेसिन कही जाएगी। और अगर रिवर सिस्टम का जब कह रहे हैं तो क्या मतलब है कि एक नदी, मेन नदी बह रही है, मेन ट्रिब्यूटरी जिसे कहते हैं, मेन नदी बह रही है, मेन चैनल, और उसे उसमें आकर ट्रिब्यूटरीज मिल रही हैं, सहायक नदियां मिल रही। जब ये सारी नदियां इसमें मिल रही हैं तो ये एक तंत्र बना रही हैं और इसे ही कहते हैं रिवर सिस्टम। और ऐसा एरिया जिसे एक सिंगल रिवर सिस्टम जिससे पास कर रहा हो उसे कहते हैं ड्रेनेज बेसिन। तो आपने काफी सारे ड्रेनेज बेसिन के नाम सुने होंगे, जैसे गंगा बेसिन, जैसे ब्रह्मपुत्र बेसिन, जैसे अमेज़न बेसिन। अलग अलग बेसिन हैं दुनिया में। और बाउंड्रीज ऑफ ए ड्रेनेज बेसिन आर ऑफन रेफर्ड टू एज वाटर डिवाइड्स और वाटरशेड डिवाइड्स। तो होता ऐसा है कि पहाड़ों पर भी बारिश होती है, सब जगह बारिश होती है। दो नदियों के दो रिवर सिस्टम्स के बीच में अगर कोई बाउंड्री हो तो उसे वाटर डिवाइड या वाटरशेड डिवाइड भी कहा जाता है। क्योंकि अगर बारिश हो रही है, मान लेते हैं कि ये नदी है, देखिए इस तरफ से एक नदी बह रही है, दूसरी तरफ से एक नदी इस तरह से बह रही है, और इनके बीच में डिवाइड करने वाला एक माउंटेन है इस तरह से, या फिर एक ऊंचा इलाका है समझ ले। और बारिश जब होती है तो दोनों तरफ पानी जाता है, और इसे ही क्या कह देते हैं हम? वाटर डिवाइड या फिर वाटर शेड डिवाइड। तो वाटर डिवाइड इज एन एलिवेटेड लैंड फीचर, जैसे मैंने बताया, सच एज अ हिल, अ रिज और अ माउंटेन दैट सेपरेट्स द ड्रेनेज ऑफ वन रिवर सिस्टम फ्रॉम अनदर। तो ये क्या है? एक रिवर सिस्टम है, एक रिवर ड्रेनेज है, और ये दूसरी ड्रेनेज है, उसे डिवाइड करने वाला एक एलिवेटेड लैंडफॉर्म, इसे कहते हैं हम वाटर शेड डिवाइड या फिर वाटर डिवाइड। आगे बढ़ते हैं तो इंडियन रिवर्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये हिमालय की एक फोटो है, देखते हैं इंडियन रिवर्स के बारे में। तो इंडिया में दो तरह के रिवर्स पाई जाती हैं, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। क्या है ये? हिमालयन रिवर्स वो रिवर्स हैं जो हिमालय नदी वो नदी है जो हिमालय से निकलती हैं और सालों भर इनमें पानी होता है। पेनिनसुला यानी प्रायद्वीपीय नदियां वो नदियां हैं जो माउंटेन रेंजेस से तो निकलती हैं लेकिन प्रायद्वीपीय भाग में भारत की बहती हैं, और ये पेरेनियल हो सकती है, यानी सालों भर बह सकती है, सालों भर इनमें पानी रह सकता है, या फिर सीजनल भी होती है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। तो हिमालयन रिवर्स दीज आर पेरेनियल रिवर्स, मतलब सालों भर इनमें पानी भरा रहता है, सालों भर आप देखेंगे पानी बह रहा है। रिसीव्स वाटर फ्रॉम बोथ रेन एंड मेल्टेड स्नो फ्रॉम द ग्लेशियर्स। तो हिमालय में जो ग्लेशियर्स है वहां से काफी सारी नदियां निकलती है, जैसे आपको पता होगा यमुनोत्री से यमुना निकलती है, गंगोत्री से गंगा निकलती है, असल में भागीरथी निकलती है। इसी तरह से संतोपत से अलकनंदा निकलती है, और जब अलकनंदा और भागीरथी एक जगह पे मिलती है तो गंगा बनाती है, तब उनका नाम गंगा कर दिया जाता है। और जिस जगह पे ये दोनों नदियां मिलती है उसे कहते हैं देवप्रयाग, जो उत्तराखंड में है। खूबसूरत जगह है, आपको जाकर देखना चाहिए। दीज रिवर्स हैव अ लॉन्ग कोर्स, तो इनकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी जो है। दे फॉर्म मियांडर्स, ऑक्सबो लेक्स एंड अदर लैंडफॉर्म्स। तो ये मियांडर बनाती है, ऑक्सबो लेक बनाती है और अलग अलग लैंडफॉर्म बनाती है। उसके बाद फिर पेनिनसुलर रिवर्स से देखते हैं। तो भारत में ये सीजनल रिवर्स हैं, और ये इनका फ्लो जो है डिपेंडेंट होता है रेन पर। सीजन मॉनसून पे डिपेंडेंट फ्लो है, लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे जैसे बड़ी बड़ी नदियां हैं, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, ये नदियां सालों भर नहीं सूखती, ये पेरिनियल रिवर्स हैं। लेकिन इनकी सहायक नदियां जो है वो कभी कभी सूख जाती है, तो उनका फ्लो जो है रेन पर डिपेंडेंट। दे हैव शॉर्टर एंड शैलोअर कोर्स, इनकी लंबाई कम होती है। मोस्ट ऑफ दीज ओरिजिनेट इन वेस्टर्न घाट्स एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो जितनी भी साउथ की, मतलब पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय भाग की जितनी भी बड़ी नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, ये सारी वेस्टर्न घाट्स में ओरिजिनेट होती हैं और जाकर गिरती है बे ऑफ बंगाल में। तो चार तरह के ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ पर देखेंगे: डेंड्राइटिक ड्रेनेज, ट्रेलिस ड्रेनेज, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज और रेडियल ड्रेनेज। क्या है ये भी जान लेते हैं थोड़ा। तो डेंड्राइटिक पैटर्न जो आपको दिखेगा, ये देखिए, ये पैटर्न जो है ये पेड़ की तरह दिख रहा होगा आपको, पेड़ की ब्रांचेस की तरह, पेड़ की टहनियों की तरह दिख रहा होगा। इसे हम कहते हैं डेंड्राइटिक ड्रेनेज सिस्टम।
ये इसलिए होता है क्योंकि ज़मीन में फ़ोल्ड्स होते हैं। जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में आकर टकराते हैं तो मैंने आपको बताया कि एक उठ जाती है और एक नीचे गिर जाती है। और जब ये गिरती है और उठती है तो फ़ोल्ड्स बनाती है, ज़मीन मुड़ जाती है। तो ये आपको फ़ोल्ड्स, ऊँचे-ऊँचे एरियाज़ जो दिखाई दे रहे हैं, ये फ़ोल्ड्स हैं। और यहीं से नदियाँ निकलती हैं और छोटी-छोटी नदियाँ भी साइड से आकर मिलती हैं। तो मेन चैनल ये देखिए, ये जो है ये मेन चैनल है नदी की। 1 मिनट मैं दिखाता हूँ। ये देखेंगे, ये नदी की मेन चैनल है और ये सारी ट्रिब्यूटरीज है, यानी सहायक नदियां हैं। तो आप देख रहे हैं ये जो पैटर्न है, ये पेड़ की टहनियों की तरह दिख रहा है, ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, इसलिए इसे डेंड्राइटिक पैटर्न कहा जाता है। तो देखते हैं डेंड्राइटिक पैटर्न क्या है। डेंड्रिटिक ड्रेनेज सिस्टम रिसेंबल्स द ब्रांचिंग ऑफ ट्री रूट्स और लीफ वेन्स। तो ये कैसी दिख रही है, देखिए, ट्री रूट्स या फिर लीफ वेन्स, पत्तों में जो आपको नसें दिखाई देती हैं पेड़ की, पेड़ के पत्तों में अगर आप देखेंगे तो वो जो छोटे छोटे नलियां टाइप की, नली जैसी दिखाई देने वाली चीजें जो है वो नसें हैं पेड़ की। तो वेन्स ऑफ ए लीफ, दे ऑकर इन द रीजन्स विद यूनिफॉर्म जियोलॉजी एंड जेंटल स्लोप्स। यहाँ पे देखिए स्लोप जो होगी जेंटल हो गया ऐसे एरियाज में। वाटर फ्लो फॉलोज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, एरोडिंग चैनल्स एंड फॉर्मिंग अ ब्रांचिंग नेटवर्क। तो पानी ऐसे रास्ते से जाता है जहां पर रेजिस्टेंस कम हो, यानी कि मैं बताता हूं इसे अच्छी तरीके से। अगर पानी इस तरह से जा रहा है और यहाँ पर अगर कोई रेजिस्टेंस यानी स्लोप ऊपर होगा तो पानी को इस तरफ से जाना होगा, इसलिए पानी ऐसे एरिया से जाता है जहां पर रेजिस्टेंस कम हो। और जब इन एरिया से पानी निकल रहा है तो यहाँ पर इरोजन की प्रक्रिया भी चल आ रही है, तो इससे बनती है वैलीज। इसी प्रक्रिया से बनती है वैलीज। द मेन चैनल कलेक्ट्स वाटर फ्रॉम स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज एट एक्यूट एंगल्स। तो ये देखिए, ये जो आ रही है, ये मेन चैनल जो है, इसमें जो भी सहायक नदियां आके मिल रही है वो एक कोण पर मिल रही है, और ये एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से कम के कोण पर आके मिलती है। दे आर एसोसिएटेड विद मैच्योर रिवर सिस्टम्स दैट हैव अंडरगॉन एक्सटेंसिव इरोजन। तो बात ऐसी है कि ये जो रिवर सिस्टम्स होती हैं ज़्यादातर फोल्ड माउंटेन से निकलती हैं, और फोल्ड माउंटेन्स काफ़ी पुराने होते हैं, जिसके कारण ये नदियाँ भी काफ़ी पुरानी होती है, और इसके कारण यहाँ पे अपर्दन की क्रिया बहुत ज़्यादा होती है। और जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर वैलीज बनती है, अपर्दन की क्रिया के कारण वैलीज बन जाती है। यहाँ पे वही बताने की कोशिश की जा रही है। तो इसका एग्जाम्पल है मिसिसिपी रिवर सिस्टम एंड द गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम। ये एग्जाम्पल्स हैं इनके। अब इसके बाद है पैरेलल ट्रेलिस ड्रेनेज। तो आप देखेंगे ट्रेलिस की खासियत ये है, ट्रेलिस की खासियत ये है कि ये अगर मेन चैनल है तो इसमें जो भी सहायक नदियां आके मिलेगी वो लगेगा कि 90 डिग्रीज पर आके मिल रही है। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। इसे ही कहते हैं ट्रेलिस ड्रेनेज सिस्टम। तो ये क्या है, देखिए, पैरेलल मेन चैनल्स विद ट्रिब्यूटरीज एट राइट एंगल्स। तो ये देखिए मेन चैनल है और ट्रिब्यूटरीज एकदम राइट एंगल पर आकर मिल रही है, 90 डिग्रीज पर आकर मिल रही है, इसीलिए इसे ट्रेलिस कहा जाता है। तो फाउंड इन फोल्टेड और टिल्टेड रॉक रीजन्स। तो ऐसे रीजन्स में पाई जाएगी। कैसे रीजन्स में पाई जाएगी, देखिए, होगा ऐसा कि एक मेन चैनल ऐसे बह रही होगी और काफी सारे पहाड़ होंगे, तो बीच से जो भी सहायक नदियां बह रही हैं वो सीधा जाकर ही मिलेंगी ना। और जब ये सीधा जाकर मिलती हैं तो लगता है कि 90 डिग्रीज पर जाकर मिल रही है, और इसीलिए इसे कहते हैं ट्रेलिस ड्रेनेज सिस्टम। ये असल में फोल्ड्स के कारण इस तरह से होती है। ये जो पहाड़ है इन्हें फोल्ड्स भी कहा जाता है क्योंकि जमीन मुड़ी हुई है, आप देख रहे हैं। तो मेन चैनल फॉलो फोल्ड एक्सेस और स्ट्रक्चरल वीकनेसेस। मेन चैनल जो है उस जगह से पार होगी जहां पर उसे कम रेजिस्टेंस मिलेगी। सीन इन इरोडेड लैंडस्केप्स विद टेक्टोनिक एक्टिविटी। ऐसी जगह पर पाई जाएगी जहां पर टेक्टोनिक एक्टिविटी ज्यादा होती है। तो ये देखिए, ये जो चैनल्स हैं, ट्रिब्यूटरीज जो है, पैरेलल है एक दूसरे की, क्योंकि यहाँ बीच में फोल्ड्स हैं, और इन्हीं फोल्ड्स को कहा जाता है वाटर शेड्स और वाटर डिवाइड्स, क्योंकि जब यहाँ बारिश होगी तो पानी इस तरफ भी जाएगा और इस तरफ भी आएगा, इसलिए। तो एग्जाम्पल है एपेलेकियन माउंटेन्स, नॉर्थ कॉकेशियस माउंटेन्स, ये इनके एग्जाम्पल है। अब
आप कहेंगे सर माउंटेन्स बता रहे हैं, क्योंकि माउंटेन्स के बगल में ही ये नदियाँ पाई जाएंगी, ये जो ट्रिब्यूटरीज है, और उनके बीच से ही ये बड़ी मेन चैनल्स पास करती है, जिसके कारण ट्रेलिस रिवर सिस्टम बनता है। इसके बाद है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज। तो स्ट्रेट चैनल होते हैं, इंटरसेक्ट राइट एंगल पर करते हैं, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे सीधे सीधे। डेवलप इन रीजन्स विद जॉइंटेड और फॉल्टेड रॉक स्ट्रक्चर्स। तो इधर माउंटेन हो सकता है, इधर माउंटेन हो सकता है, यहाँ पर माउंटेन हो सकता है, और इसके कारण जो नदियाँ बहती हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल्स पर आकर काट देती है, तो ये रेक्टेंगुलर नजर आता है। चैनल्स अलाइन विद रॉक जॉइंट्स और फॉल्ट्स। तो यहाँ पर रॉक जॉइंट्स हो सकते हैं, यहाँ पर रॉक जॉइंट्स हो सकते हैं, और यहाँ से पानी बह रहा है, तो मजबूरी है पानी की 90 डिग्री पर आके मिलना। तो एग्जाम्पल कोलोराडो प्लेटू है, यूनाइटेड स्टेट्स की प्लेटू है ये यूनाइटेड स्टेट्स में कोलोराडो प्लेटू है, और वहां पे इस तरह का नदी का सिस्टम पाया जाता है, नदी का तंत्र पाया जाता है। इसके बाद है रेडियल ड्रेनेज। तो रेडियल ड्रेनेज का भारत में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अमरकंटक, वहां से 3-4 नदियां निकलती। तो देखते हैं। रिवर एंड स्ट्रीम्स फ्लो आउटवर्ड फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट। ये सेंट्रल पॉइंट है और यहां से नदियां निकल रही हैं। कॉमन इन वोल्केनिक एंड माउंटेन रीजन्स। तो माउंटेन रीजन और वोल्केनिक रीजन्स में ये कॉमन है। वाटर फॉलोज स्लोप्स लाइक स्पोक्स ऑन अ व्हील। तो आप चक्के के स्पोक्स देखेंगे, बाइक का चक्का देख ले या फिर साइकिल का चक्का देख ले, माफ करिएगा गोल तो पूरा नहीं बना, आप साइकिल का चक्का देख ले या फिर अपनी मोटरसाइकिल का चक्का देख ले, तो इस तरह से नजर आता है, स्पोक्स होते हैं उसमें। और जब आप इस ड्रेनेज सिस्टम को, रेडियल ड्रेनेज सिस्टम को ऊपर से देखेंगे तो ये ऐसे ही नजर आएगा, जैसे कि पानी एक व्हील बना रहा है जो स्पोक से जुड़ा हुआ है बाहरी इलाके से, और ये आपको लगेगा एक चक्के की तरह, इसीलिए इसे रेडियल ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। सेंट्रल पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द हाईएस्ट पॉइंट। ये जो है हाईएस्ट पॉइंट है, एक पीक है। एफिशिएंटली ड्रेन्स वाटर इन मल्टीपल डायरेक्शंस। तो अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग दिशाओं में अच्छे से पानी निकाला जा सकता है इस ड्रेनेज सिस्टम में। मैंने बताया कि अमरकंटक में, अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, आपको पता होगा, सोन नदी निकलती है वहां से। तो 3-4 नदियां ऐसी हैं जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो इसका एक एग्जाम्पल है अमेरिका का माउंट रेनियर। आइए जानते हैं हिमालयन रिवर्स के बारे में। तो ये सारी की सारी हिमालयन, जितने भी हिमालय में रिवर्स है, सारी की सारी हिमालय से ही निकलती है। भारत के नॉर्दर्न पार्ट में ज्यादातर जो नदियां हैं वो हिमालय से ही निकलती है। तो उसमें कौन कौन सी है? गैंजेस यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस, यमुना, सतलज, चिनाब एंड कोसी। ये सारी नदियां जो है सारी की सारी हिमालय माउंटेन से निकलती है। दूसरी बात कि ये ज्यादातर ग्लेशियर से पानी लेती है अपना, जैसे गंगा है, जैसे यमुना है, यमुनोत्री से। गंगा की 2 नदियां जो शुरुआती हैं, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, अलकनंदा संतोपत ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद इंदस है, यानी सिंधु नदी जो है वो सेंगे कांगबाब ग्लेशियर से निकलती है। उसी तरह से आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र जो है वो चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है। तो ये सारी नदियां जो है अपने पानी जो है वो ग्लेशियर और मेल्टिंग स्नो से पाती है। तो प्रोवाइड वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड हाइड्रो पावर। सिंचाई के लिए पानी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पानी भी उपलब्ध कराती हैं ये नदियां। एक जगह की ज्योग्राफी, यानी कि वहां पर किस तरह के लैंडस्केप्स मिलेंगे, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये वैली है, ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी की घाटी। उसके बाद आप देखेंगे कल्चर, यानी संस्कृति बनाने में भी नदियां काम करती है। भारतीय संस्कृति में अगर आप देखेंगे तो हम लोग जो है नदियों की काफी इज्जत करते हैं। हालांकि अगर देखें तो ज्यादातर नदियों को हमने इतना पल्यूट कर दिया है कि इज्जत की बात हम कर नहीं सकते, फिर भी हमारी संस्कृति में नदियों को काफी इज्जत दी जाती है। सपोर्ट डाइवर्स इकोसिस्टम एंड वाइल्ड लाइफ। अब इन्हीं के कारण अलग अलग तरह के इकोसिस्टम्स बनते हैं और वाइल्ड लाइफ भी इनके कारण जीवित है नॉर्दर्न इंडिया में। फेस चैलेंजेस सच एज पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स। तो क्लाइमेट चेंज से इनमें ज्यादातर बाढ़ आती है। आप देखते होंगे कि केदारनाथ की जो घटना हुई थी, या फिर हाल फिलहाल में जो उत्तराखंड में बाढ़ें आ रही हैं, वो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है। अचानक से बारिश ज्यादा हो जाती है और बाढ़ आ जाती है।
या फिर ग्लेशियर्स टूट जाते हैं, पहाड़ टूट जाते हैं, तो ऊपर में जमा हुआ जो पानी है एक ही बार में नीचे गिर जाता है। ये आपने पिछले साल जो बाढ़ आई थी उत्तराखंड में, उसमें देखा होगा। उसके बाद प्रदूषण तो बहुत ही बड़ा इशू है पूरी दुनिया में, सिर्फ यहाँ पर नहीं। लेकिन हमारी संस्कृति जिस तरह से नदियों को इज्जत देती है, उस तरह से भारत की नदियों को प्रदूषित देखकर अच्छा नहीं लगता। अब आइए जानते हैं थोड़ा इन द सिंधु नदी के रिवर सिस्टम, नदी तंत्र के बारे में, सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है, कहीं कहीं पर 3180 किलोमीटर आपको दिखाई दे जाएगा, लेकिन अभी भी 2900 किलोमीटर मान रहे हैं हम लोग। ओरिजिन कहाँ है? कैलाश माउंटेन के साउदर्न स्लोप्स में। कैलाश माउंटेन रेंज तिब्बत में है। तो यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है, ये देखिए, सेंगे कांगबाग ग्लेशियर। अब आप स्पेलिंग एक बार जाकर चेक कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं ये स्पेलिंग सही है कि नहीं, लेकिन इसका नाम यही है, सेंगे कांगबाग ग्लेशियर। यहां से निकलती है इंदस नदी। मेजर ट्रिब्यूटरीज क्या कौन कौन सी है इसकी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो ये सारी नदियां कहां पर है, कहां पर बहती है? ज्यादातर ये पंजाब की नदियां हैं। पंजाब, इन्हीं नदियों को मिलाकर कहा जाता है पंजाब, यानी 5 पानी। सतलज रिवर जो है, सतलज रिवर की ओरिजिन पॉइंट है राकस नदी। ये देखिए, माफ करिएगा, राकस झील है, राकस लेक है। ये भी कैलाश रेंज में ही है, कैलाश माउंटेन्स में ही है, और यहीं से निकलती है सतलज नदी। तो आप जानते हैं कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, सिंधु नदी के किनारे ही बसी थी, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता उसे कहा जाता है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की जननी है, यानी माता है। अब इसके वाटर रिसोर्स है, पंजाब के लिए एक बहुत ही जरूरी वाटर रिसोर्स है ये। मतलब पंजाब में जो सिंचाई का काम होता है, इसी नदी के कारण हो पाता है, क्योंकि ये और इसकी ट्रिब्यूटरीज, ये तो असल में सिंधु नदी जो है असल में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से बहती है, लेकिन इसके 5 ही जो ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये तो भारत में ही बहती हैं। तो पंजाब और सिंध के इलाके में ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है पानी पहुंचाने का। इसके बाद है जो मैंने आपको बताया, तो इसके इलाके में किस तरह के क्रॉप्स उगाए जाते हैं। तो ये देखिए, वीट, राइस, कॉटन और शुगर केन। अब इसका थोड़ा सिस्टम भी देख लेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर इंदस नदी है और निकलती थोड़ी इधर से है। यहाँ पर है सेंगे कांगबाग ग्लेशियर, जो मानसरोवर लेक के बगल में, और यहाँ से निकलती है सिंधु नदी जो ऊपर जाती है। तो इसमें श्योक नदी जुड़ जाती है, नुब्रा नदी जुड़ जाती है, गिलगित नदी जुड़ती है, यहाँ पर किशन गंगा है वो भी जुड़ती है। यहाँ पर आप जानते हैं कि पीर पंजाल रेंज है नीचे, इसलिए इधर से नदियां ऊपर की तरफ बह रही है। और इधर काराकोरम रेंज है, इधर जास्कर रेंज है, जास्कर नदी यहां से बह रही है, देख रहे हैं आप। तो ये भारत में घुसती है दम चौक में, भारत में इसका प्रवेश होता है दम चौक में, और भारत से इसकी निकासी होती है चिल्लास पे। ये इलाका जो है अभी पाकिस्तान के पास है, पीओके में आता है, और ये इलाका तो भारत का अपना है, दम चौक। तो दम चौक में भारत में घुसती है और चिल्लास में भारत से निकासी होती है इसकी। उसके बाद फिर ये आप देख रहे हैं, ये बह रही है, इस्लामाबाद के पास से गुजरती है, और इधर पंजाब का प्रांत है। तो पंजाब में ये अपना प्लेन बनाती है और नीचे गिर जाती है अरेबियन सी में जाके। और इसकी सहायक नदियां जो है, देखिए, सतलज है, ब्यास है, चिनाब है, रावी है। ये सारी की सारी लास्ट में जाकर इंदस में ही मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अब गंगा की रिवर सिस्टम के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये देखिए, हिमालय में गंगा कुछ इस तरह से दिखती है, भागीरथी है ये। तो गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर, इट इज ओरिजिनेट्स एज भागीरथी। जो मैंने आपको बताया कि गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है। तो मेजर ट्रिब्यूटरीज इसकी कौन कौन सी है? देखिए, अलकनंदा है, भागीरथी को देवप्रयाग में आके मिलती है, और यहां से इस नदी का नाम गंगा कर दिया जाता है। गंगा कहते हैं हम लोग गंगा कहते हैं इसे। उसके बाद यमुना है। तो यमुना इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडिया। इसकी लंबाई जो है 1385 किलोमीटर है, और गंगा को प्रयागराज में जोड़ती है। गंगा से प्रयागराज में ये जुड़ती है। उसके बाद घाघरा, कोसी, गंडक। कोसी को आप जानते हैं बिहार का शोक कहा जाता है। ये सारे नदियां नेपाल में शुरू होती हैं, नेपाल हिमालय में, और
गंगा में आकर मिलती है उत्तरी साइड से, नॉर्दर्न साइड से। यानी कि आप देख रहे हैं गंगा इस तरह से जब बह रही है तो ऊपर से आकर ये नदियां मिल रही हैं, घाघरा, घोसी और गंडक। उसके बाद फिर नीचे से चंबल जो है ये यमुना में आकर मिलती है, यमुना इस तरह से आती है और चंबल जो है यमुना में आकर मिलती है। उसी तरह से सोन और बेतवा, सोन बेतवा ये सारी, बेतवा जो है यमुना में मिलती है, सोन सीधे जाकर गंगा में मिलती है, केन नदी जो है वो यमुना में मिलती है। ये मैं बताता हूं। ये सारी दक्षिण की तरफ से आकर नदियां मिल रही हैं। तो देखिए, देखते हैं अब गंगा रिवर सिस्टम के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो गंगा बाइफर्केट्स इनटू हुगली एंड भागीरथी एट फरक्का इन वेस्ट बंगाल। तो बंगाल में एक जगह है मालदा, वहां पर एक जगह है फड़क्का, और फड़क्का में गंगा नदी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। तो एक हिस्सा हुगली की तरफ हुगली कहलाता है, ये जो है हुगली है, और ये दोबारा से भागीरथी कहलाने लगता है। तो ये दो नदियां हैं। हुगली जो है कलकत्ता से पास करती है, आपको पता होगा, और ये भागीरथी जाकर मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में। जैसे ही भागीरथी बांग्लादेश में एंट्री लेती है, इसका नाम बदलकर पद्मा कर दिया जाता है। देखिए यहां पर मैंने लिख रखा है, द टोटल लेंथ ऑफ गंगा इज 2510 किलोमीटर, 2510 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है। सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाई जाती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब ये देखिए गंगा का रिवर सिस्टम है, तो आप देख रहे हैं कि ये है संतोपथ ग्लेशियर, यहां से निकलती है अलकनंदा नदी। ये जो आपको दिख रही है ये है अलकनंदा नदी, ये वाली। अलकनंदा में मंदाकिनी आकर मिलती है, धौली गंगा आकर मिलती है, नंदाकिनी आकर मिलती है, पिंडर आकर मिलती है, और उसके बाद फिर भागीरथी में अलकनंदा मिलती है। तो ये देखिए ये 5 जगहों पर पांच नदियां मिल रही है। इसमें कौन कौन सी? 1 2 3 4 5। इन पांचों को कहा जाता है पंचप्रयाग, यानी नदियों के मिलने की जगह। इनके बारे में बताएंगे। तो गंगोत्री से देखिए भागीरथी निकल रही है, संतोपथ से अलकनंदा निकल रही है, उसके बाद राम गंगा आकर इसमें मिलती है, गोमती आकर इसमें मिलती है, घाघरा मिल रही है, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ये सारी नॉर्थ बैंक की रिवर्स हैं। इनकी गंगा के नॉर्थ बैंक की रिवर्स हैं। गोमती, रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा, ये सारी नॉर्थ बैंक की रिवर्स है। उसके बाद इधर वाली सारी साउथ बैंक की रिवर्स है। तो साउथ बैंक में कौन कौन है? चंबल, बेतवा, केन, ये साउथ बैंक असल में यमुना की है, देखिए। उसके बाद फिर इधर देखते हैं तो सोन है, फल्गु है, पुनपुन है, दामोदर है, ये सारी साउथ बैंक की नदियां। ये सारी नदियां आकर मिलती है किसमें? गंगा में। आप देख रहे हैं ये एक तरह से ट्रेलिस सिस्टम दिख रहा होगा आपको। तो बेतवा यमुना में आकर मिलती है, चंबल यमुना में आकर मिलती है, और केन यमुना में आकर मिलती है। अब भागीरथी और अलकनंदा जहां पर आकर मिलती है उसे कहते हैं देवप्रयाग, ये उत्तराखंड में है ये। उसके बाद फिर यमुना और गंगा जहां पर जाकर मिलती है उसे कहते हैं प्रयागराज, ये उत्तर प्रदेश में है। अब देखते हैं पंचप्रयाग के बारे में। तो देखिए संतोपथ ग्लेशियर से निकलती है, यहां पर मैं लिख देता हूं, तो संतोपथ ग्लेशियर से निकलती है विष्णु गंगा, जिसे ही हम लोग कहते हैं अलकनंदा, इसे ही अलकनंदा कहा जाता है। अब विष्णु गंगा में, विष्णु प्रयाग में मिलती है धौली गंगा। जब विष्णु गंगा में धौली गंगा मिलती है तो इसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। उसके बाद फिर जब विष्णु गंगा में नंदाकिनी मिलती है तो इसे कहते हैं नंद प्रयाग। उसके बाद फिर जब विष्णु गंगा में पिंडर मिलती है तो इसे कहते हैं कर्ण प्रयाग, और जब मंदाकिनी आकर मिलती है तो कहते हैं रुद्र प्रयाग। तो एक जगह आप लिख कर रख ले। तो विष्णु प्रयाग जो है, विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं? विष्णु गंगा और धौली गंगा। उसी तरह से नंद प्रयाग में विष्णु गंगा और नंदाकिनी,
इसके बाद फिर अब देखेंगे कर्णप्रयाग में पिंडर और विष्णु गंगा है। असल में इधर विष्णु गंगा लिखनी चाहिए, क्योंकि मेन नदी जो है, मेन चैनल जिसे कहते हैं, वो विष्णु गंगा है। पिंडर सहायक नदी है इसकी। उसके बाद फिर देखेंगे रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में विष्णु गंगा में आकर मिलती है मंदाकिनी। और इसके बाद अंत में है भागीरथी, तो ये देवप्रयाग है। यहां पर मेन चैनल हो गई भागीरथी, और उसमें मिलती है अलकनंदा या फिर विष्णु गंगा, आप जो भी कह लो। और इसे हम इसके बाद यहां पर हम कह देते हैं गंगा नदी। दोनों का जब मिलन हो जाता है तो इसे हम कहते हैं गंगा नदी। ये जो है गंगा नदी है, और इसे ही पंचप्रयाग कहा जाता है। तो इन पांचों जगह को कहा जाता है पंचप्रयाग। रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, काफी सिग्निफिकेंस है हिंदू धर्म में इनका। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ब्रह्मपुत्र के रिवर सिस्टम के बारे में। ये देखिए, ये जो नदी आपको दिखाई दे रही है, ये है यारलुंग सांगपो। ये है तिब्बत में। तिब्बत में देखिए क्या खूबसूरत तरीके से बह रही है ये। कितने सारे माउंटेन रेंजेस के बीच में तिब्बत का एक शहर है यारलुंग, और वहीं पर बह रही है यारलुंग सांगपो। तो देखते हैं, ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है, मानसरोवर से निकलती है। तो मानसरोवर से जब निकल रही है तो जो जिस ग्लेशियर से निकल रही है उसका नाम है चेमा युंगदुंग ग्लेशियर। इस तरह से लिखते हैं इसे, चेमा युंगदुंग ग्लेशियर। चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। उसके ट्रिब्यूटरीज है दिबांग और लोहित। मेजर ट्रिब्यूटरीज यही है, लेकिन इसमें काफी सारी ट्रिब्यूटरीज है, मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका कोर्स जो है तिब्बत से बहती है ईस्टवर्ड, मतलब तिब्बत से ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ बहती है, और नामचा बारवा में आकर ये मुड़ जाती है, यू टर्न ले लेती है, और फिर भारत में घुसती है यांगयाप पास के द्वारा। भारत में घुसती जब है ये देखिए, तिब्बत से इस तरह से बह रही है, अचानक से नामचा बारवा पहुंच के ऐसे मुड़ जाती है। तो भारत में जब ये घुस रही है, तो आप जानते हैं माउंटेन रेंजेस है वहां पर, तो वहां पर एक पास है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही बनाया गया है, इसे कहते हैं यांगयाप पास। यांगयाप दर्रा। तो इंटर्स इंडिया थ्रू अ गॉर्ज कॉल्ड दिहांग गॉर्ज। और इसे भारत में एंट्री के बाद दिहांग ही कहा जाता है। दिहांग गॉर्ज के द्वारा घुसती है, और वहीं पर क्या है, यांगयाप पास। रिवर आइलैंड है, रिवरीन आइलैंड बहुत सारी पाई जाती है ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, और इंडिया का सबसे बड़ा जो रिवरीन आइलैंड है मजूली, इसी के बीच में पाया जाता है। मजूली आइलैंड इज द बिगेस्ट रिवरीन आइलैंड इन इंडिया। अब इसके बाद देखते हैं मानसरोवर। यहाँ पर आप देखेंगे कैलाश रेंज है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की ड्राइंग मैंने बनाकर रखी है। तो यहाँ पर कैलाश रेंज है, कैलाश रेंज में मानसरोवर झील है। मानसरोवर में इसी झील के सामने चेमा युंगदुंग ग्लेशियर है, और यहाँ से निकलती है सांगपो। जब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में बह रही है तो इसका नाम है सांगपो, या फिर यारलुंग सांगपो कहते हैं इसे। ये भूटान की तरफ हल्का सा मुड़ती है तो इसका नाम हो जाता है रांग सांगपो। उसके बाद ये यहाँ पर नामचा बारवा के पास आकर मुड़ जाती है, सीधा यू टर्न ले लेती है, और यहाँ पर यांगयाप पास से भारत में घुसती है। यहीं पर है दिहांग गॉर्ज, और अभी इसका नाम है दिहांग। उसके बाद आगे बढ़ते जाते हैं तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। अब इसमें कौन कौन सी नदियां मिलती है देखिए, सियांग मिलती है, सुबनसिरी मिलती है, संकोश मिलती है, मानस मिलती है, कामेंग और तिस्ता। तो ये सारी नॉर्थ बैंक की रिवर्स हैं। उसके बाद साउथ बैंक में आप देखेंगे सिक्यांग, लोहित, दिहिंग या फिर बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी, कलांग, कपिली, मेघना, ये सब साउथ बैंक की रिवर्स। तो देखिए इधर गंगा है, आपको दिख रही होगी। गंगा जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करती है उसका नाम होता है पद्मा, लेकिन ब्रह्मपुत्र जब जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करती है उसका नाम होता है जमुना। और जब जमुना और पद्मा मिलते हैं तो इस नदी को कहते हैं पद्मा। और नीचे जा रही है, यहां पर है मेघना, तो यह मैं लिख ही देता हूं, यहां पर इसे कहा जा रहा है पद्मा।
जब मेघना इसमें मिल जाती है तो अब इसका नाम हो गया मेघना। और कुछ इस तरह से ब्रह्मपुत्र का रिवर सिस्टम होता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाकी की नदियों को। अब पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में जानेंगे। तो पेनिनसुलर रिवर जो है भारत के प्रायद्वीपीय भाग में पाई जाती है। मेजर रिवर्स कौन कौन सी हैं? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती वेस्ट की तरफ बहती हैं, पश्चिम की तरफ बहती है, और जबकि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो है ईस्ट की तरफ बहती है। इनकी लंबाई छोटी होती है। वेस्टर्न घाट्स और सेंट्रल हाईलैंड से ये सारी निकलती है। तो वेस्टर्न घाट से निकलती है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। सेंट्रल हाईलैंड से नर्मदा और ताप्ती। तो मानसून रेन्स इन पर काफी प्रभाव डालती हैं। अब जानते हैं कि मानसून जब आती है तो ये नदियां और भर जाती है, काफी ज्यादा पानी भर जाता है इनमें। प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड ड्रिंकिंग वाटर। पीने का पानी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और इरिगेशन यानी सिंचाई का पानी भी इन नदियों से लिया जाता है। अभी देखिए ये नर्मदा रिवर सिस्टम है, ये इस तरह से कुछ दिख रहा है। सरदार सरोवर झील दिख रहा होगा आपको। इंदिरा सागर डैम प्रोजेक्ट है, उसके बाद फिर बरगी डैम है यहाँ पर। और ये है नर्मदा नदी, एक भ्रंश घाटी से, रिफ्ट वैली से होकर गुजर रही है, देख रहे हैं आप। तो साइज और ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं इसकी। तो नर्मदा इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन द पेनिनसुलर रीजन। पश्चिम की तरफ बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है और सबसे ज्यादा पानी इसी से निकलता है। फ्लोइंग थ्रू द रिफ्ट वैली बिटवीन विंध्या एंड सतपुड़ा रेंज। ये देखिए ये जो है ये रिफ्ट वैली है, भ्रंश घाटी है, नदी के द्वारा ही बनाई गई है असल में, और विंध्या और सतपुड़ा रेंज के बीच से निकलती। तो ओरिजिन इसका कहां पर है? मैकाल रेंज में, जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। मैंने आपको पहले ही बताया है, मध्य प्रदेश। तो मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है इसके? हिरान है, ओरसांग है, बारना है, कोलार है, इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है। और इसका बेसिन जो है, नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो ये 3 स्टेट से गुजरती है। वैसे मैंने आपको बताया होगा एक बार अपनी वीडियोस में कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को भारत में कौन सी ऐसी नदी है जो 2 बार काटती है। ऐसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया होगा। इस नदी का नाम है माही, ये राजस्थान में है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पहले तो नीचे से आकर ऐसे, उसके बाद फिर ऊपर से वापस नीचे, 2 बार काटती है। इसे आप याद कर ले। अब नर्मदा रिवर कहां से निकलती है? ये देखिए मैकाल रेंज है, मैकाल रेंज, और ये महादेव पर्वत, और इसे कहते हैं राजपीपला की पहाड़ियां। और यहां से निकल रही है अमरकंटक। अमरकंटक पहाड़ी जो है सेंट्रल इंडिया की सबसे ऊंची पहाड़ी है। इसकी हाइट देखिए 1057 मीटर, तो ये माउंटेन हो गया। और यहां से निकल रही है नर्मदा नदी, जो भरूच गुजरात में जाकर अरेबियन सी में, अरब सागर में गिर जाती है। नर्मदा इज द 5th लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो नर्मदा जो है भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। अब इसके बाद तापी रिवर के बारे में थोड़ा जान ले। तो तापी रिवर ओरिजिनेट्स इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडिया। तो मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में तापी नदी का उद्गम स्थल है। कोर्स जो है ये पश्चिम की तरफ बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। ये भी देख लीजिए, मध्य प्रदेश इधर, उसके बाद फिर महाराष्ट्र में एंट्री हुई है, और उसके बाद फिर गुजरात में है। लेंथ इसकी 724 किलोमीटर है। और ट्रिब्यूटरीज देख लेंगे तो पूर्णा, गिरना, पंजारा, अरुणावती नदियां बड़ी बड़ी नदियां हैं, और ये आकर मिलती है ताप्ती नदी में, या फिर तापी नदी। बेसिन जो है तापी का मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को कवर करता है, ये मैंने इसी में लिख दिया है। और एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस, तापी रिवर सिस्टम इज इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट, सपोर्टिंग अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड स्पीसीज। तो यहाँ पर जहाँ पर बह रही है, सह्याद्री के बीच से बह रही है। और मैंने आपको बताया है कि सह्याद्री जो है काफी रिच इन फ्लोरा एंड फाउना है। आगे बढ़ते हैं। महानदी, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्टर्न घाट्स में इसका ओरिजिन है, और उसके बाद फिर ईस्ट फ्लो होता है इसका। तो महानदी राइजेस इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड फ्लोज थ्रू उड़ीसा बिफोर ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। रायपुर में यहाँ पर निकलती है, और जहां निकल रही है इसे कहते हैं, मैं नाम भूल रहा हूं, एक मिनट देख ही लूं। हाँ, तो ये जहां से निकल रही है, ये रायपुर डिस्ट्रिक्ट से निकल रही है, और जहां से ये निकल रही है उस समय इसका नाम होता है शिवनाथ रिवर।
शिवनाथ नदी कहते हैं इसे। उसके बाद बहती 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 जब जाकर मिलती हैं दूसरी ट्रिब्यूटरी से तो इसे महानदी नाम दे दिया जाता है। तो ड्रेनेज बेसिन देखेंगे 53% है ऑफ इट्स बेसिन इन 53% इसके बेसिन जो है मध्य प्रदेश में है और छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद फिर 47% जो है 47% उड़ीसा में बहती है। मेजर ट्रिब्यूटरीज इसकी कौन कौन सी है तो शिवनाथ है, हसदेव है। शिवनाथ असल में मेन है, इसकी मेन चैनल है शिवनाथ। उसके बाद हसदेव, मांद, ईव, जोंक और तेल नदियां जो है ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है, मेजर ट्रिब्यूटरीज। उसके बाद फिर बेसिन बाउंड्रीज देखेंगे तो द बेसिन इज बॉर्डर्ड बाय सेंट्रल इंडिया हिल्स, नॉर्दर्न सेंट्रल हाईलैंड जो कहते हैं। उसके बाद फिर ईस्टर्न घाट्स साउथ ईस्ट में और मैकाल रेंज वेस्ट में। तो इस तरह से बेसिन के बाउंड्रीज है, सेंट्रल हाईलैंड्स नॉर्थ की तरफ, ईस्टर्न घाट्स साउथ ईस्ट की तरफ और मैकाल रेंज जो है वेस्ट की तरफ। अब आगे बढ़ते हैं, अगली नदी को देखते हैं। यह है महानदी का सिस्टम और यहां देखेंगे यहां से निकल रही शिवनाथ नदी, ये इसके मेन चैनल कहा जाता है इसे। और ये शिवनाथ नदी बाद में जाकर महानदी कहलाती है। अब आगे बढ़ते हैं, साइज एंड नेम, गोदावरी रिवर। तो गोदावरी नदी का जो है नाम दक्षिण गंगा भी है, दक्षिण गंगा भी कहा जाता है इसे। भारतीय प्रायद्वीपीय भाग में ये सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी। ओरिजिन एंड आउटफ्लो ये महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, नासिक डिस्ट्रिक्ट में इसका उद्गम स्थल है और बे ऑफ बंगाल तक जाती है। बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरती है नदी। इसकी बड़ी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है तो देखेंगे। इट्स ट्रिब्यूटरीज पास थ्रू महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और बेसिक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है इसकी तो देखेंगे, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा, ये सब इसकी बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं। और इस फोटो में आपको दिख जाएगी, यहाँ नासिक से निकल रही है ये नदी, आगे बढ़ रही है पेनगंगा, इसमें आकर मिलती है, प्राणहिता इसमें आकर मिलती है। इसके बाद इंद्रावती देख रहे हैं यहाँ आके मिलती है। ये सब नॉर्थ बैंक रिवर्स हैं। सबरी नदी है, नीचे से आप देखेंगे तो मंजरा है। ये सारी नदियां आकर इसमें मिल रही है और उसके बाद ये नदी जाकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अब कृष्णा नदी के बारे में थोड़ा जाना जाए तो कृष्णा रिवर फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से बहती है कृष्णा नदी। महाराष्ट्र में इसकी उद्गम स्थल है। ओरिजिन एंड आउटफ्लो तो ओरिजिनेट्स इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड एम्प्टीज इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो वेस्टर्न घाट्स में ये निकलती है और बे ऑफ बंगाल में गिरती है। देखिए इधर ऊंचाई ज्यादा है, इधर ऊंचाई कम है, इसलिए ये सारी नदियां इस तरफ बह रही। आप देखेंगे कि वेस्टर्न घाट्स की तरफ ऊंचाई ज्यादा है। मैंने आपको जब वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था वेस्टर्न घाट्स की ऊंचाई ज्यादा है और ईस्टर्न घाट्स की ऊंचाई कम है। इससे होता यह है कि इसमें जो भी नदियां निकल रही है, जैसे मैंने आपको बताया गोदावरी, उसके बाद फिर कृष्णा है, कावेरी है, तुंगभद्रा भी है। तो ये सारी नदियां जो है, ये देखिए तुंगभद्रा यहां दिख रही है। तो ये सारी नदियां जो है ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ बह जाती हैं, क्योंकि वेस्ट में हाइट ज्यादा है और ईस्ट में हाइट कम है इसलिए। और यही नदियां तोड़ देती है ईस्टर्न घाट्स को अलग अलग माउंटेन रेंजेस में। ये मैंने आपको बताया है, पिछले वीडियोस आप जाकर देख ले, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स वाली, उसमें बताया है मैंने, सारी रेंजेस का नाम बताया है। अब ओरिजिन और आउटफ्लो ये मैंने बता दिया। ट्रिब्यूटरीज देखते हैं तो तुंगभद्रा है, भीमा है, घाट प्रभा, ये नदियां हैं। तुंगभद्रा तो आपको यहाँ दिख रही होगी। उसके बाद भीमा नदी इस तरफ है, देखिए हैदराबाद में एक नदी और आके जुड़ रही है। और यहीं पर है नागा अर्जुन सागर, ये एक कृत्रिम झील है। कोयना डैम यहाँ पर है, कोयना नदी के ऊपर। इंपॉर्टेंस क्या है कृष्णा नदी के, तो कृष्णा रिवर इज सिग्निफिकेंट फॉर इरिगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन एंड वाटर सप्लाई फॉर एग्रीकल्चर एंड ड्रिंकिंग पर्पसेस। तो काफी जरूरी नदी है साउथ रीजन के लिए, क्योंकि देख रहे हैं आप ये रेन शैडो एरिया है, यहाँ पर मानसून का प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता। तो लोग इन्हीं नदियों के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी जिंदगी बिताने के लिए। पीने का पानी यहीं से, सिंचाई का पानी यहीं से, वाटर सप्लाई, हाइड्रो पावर जनरेशन का पानी यहीं से। अब कावेरी रिवर के बारे में थोड़ा जानते हैं तो कावेरी राइजेज इन द ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ कोडागु इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक के कोडागु डिस्ट्रिक्ट में
कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, सेक्रेड रिवर है। ये असल में देखें तो भारतीय संस्कृति में ज्यादातर नदियों को सेक्रेड रिवर ही माना गया है, यानी कि कहा जाए तो पवित्र नदियां। मेजर ट्रिब्यूटरीज जो है देखें, अर्कावती, हेमवती, भवानी, काबिनी और अमरावती, ये इसकी मेजर रिवर, ये क्या कहते हैं, मेजर ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां हैं। इसके बाद हम देखते हैं कोर्स एंड आउटफ्लो। तो कावेरी फ्लोज साउथ ईस्ट थ्रू कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु। तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की स्टेट से गुजरती है ये कावेरी नदी और गिरती है बे ऑफ बंगाल में पौंडुचेरी के पास। और इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला आइकन दबाना ना भूलें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनके भी थोड़ी मदद हो सके। और इसी के साथ आज आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।